Hi, this is Ajay Anand and welcome to history classes from excelup.com. इस वीडियो में आप भूमंडलीकरण के निर्माण या उसके प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि किस अमेरिकी उपमहाद्वीप में कैसे भूमंडलीकरण हुआ। इस पार्ट में आप अफ्रीका और भारत पर उपनिवेशों के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और यह पार्ट 19वीं सदी के उत्तरार्ध के बारे में, सेकेंड हाफ के बारे में। औद्योगिक क्रांति से धीरे धीरे यूरोप के लोगों का जीवन खुशहाल होने लगा, लेकिन उपनिवेशों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था और इस बुरे प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है अफ्रीका के नक्शे में। जब आप अफ्रीका के नक्शे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी सीधी रेखाओं में हैं। ऐसा दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं है। नक्शे को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी स्टूडेंट को बताया गया कि नक्शा बनाओ और उसने स्केल उठाया, सीधी सीधी रेखाएं खींच दी और नक्शे बना दिए। दरअसल 1880 के दशक में यूरोप की उपनिवेशी ताकतें, उनकी मीटिंग हुई बर्लिन में और उन लोगों ने आपस में अफ्रीका के इलाकों को बांट लिया और इस कारण से जो आज हम अफ्रीका के नक्शे को देखते हैं तो ज़्यादातर देशों की रेखाएं सीधी सीधी हैं। मतलब ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। अफ्रीका में जमीन पर्याप्त मात्रा में है और खनिज का अकूत भंडार हुआ करता था। तो अफ्रीका के लोगों को अपना जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी आदमी के पास थोड़ी ज़मीन थी और कुछ मवेशी थे तो उसका जीवन बड़े आराम से कट सकता था, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संपदा बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए अफ्रीका के लोगों को इस बात की कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि उन्हें वेतन के बदले में काम करना चाहिए। तो जब उपनिवेशी शक्तियां अफ्रीका गईं तो वहाँ उनको इसमें बड़ी परेशानी हुई कि काम पर लोगों को कैसे रखें, क्योंकि कोई तैयार ही नहीं होता था काम करने के लिए। अब इसका उन्होंने एक समाधान निकाला। उन्होंने कुछ ऐसे कानून लाए जिसके कारण लोगों को मजबूरी में और वेतन के लिए काम करने को तैयार होना पड़ा। एक कानून था कि टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, और टैक्स इतना ज़्यादा हो गया कि जब तक कोई आदमी वेतन के बदले में काम नहीं करता उसके लिए संभव नहीं था कि टैक्स को चुकता कर पाए। फिर उन्होंने उत्तराधिकार कानून में बदलाव किया कि अब पिता की संपत्ति पर किसी एक बच्चे का अधिकार होता, तो बाकी बच्चों को मजबूरी में आकर काम करना पड़ता। तो इस तरह से अब धीरे धीरे उनको वर्कर्स मिलने लगे। खान मजदूरों को बाड़ों में, मतलब कैद में रखा जाने लगा। कांटेदार बार होते थे, उसमें अंदर कैंपस होता था और उससे बाहर आने जाने की अनुमति नहीं थी। अफ्रीका में भी एक बीमारी ने उपनिवेश को बढ़ाने में काफ़ी मदद की और इस बीमारी का नाम है रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट मवेशियों में होने वाला प्लेग है और यह ब्रिटिश एशिया से आए हुए मवेशियों के साथ आया था 1880 के दशक के आखिर में। हुआ यह था कि इटालियन सैनिक एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे, तो उनके राशन पानी के लिए, उनके भोजन के लिए पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश एशिया से मवेशी लाए गए थे और उन मवेशियों में प्लेग के रोगाणु थे और उनके साथ वो आ गए। फिर उन मवेशियों से अफ्रीका के मवेशियों में प्लेग फैल गया और यह इतनी तेजी से फैला कि 1880 के आखिर में यह बीमारी आई थी अफ्रीका के पूर्वी तट पे, ठीक है। और 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच गई।
तो इतना बड़ा फासला बड़ी जल्दी इस बीमारी ने तय कर लिया और इसका असर इतना ख़राब हुआ कि आने वाले दिनों में अफ्रीका के 90% मवेशी रिंडरपेस्ट की वजह से मारे गए। अब अफ्रीका के लोगों के पास मवेशी बचे ही नहीं थे, तो इसलिए उनके पास रोजगार के सीमित साधन हो गए और उन्हें मजबूरी में आकर के उपनिवेशी ताकतों के लिए, उन कंपनियों के लिए वेतन के बदले काम करने को तैयार होना पड़ा। देखते हैं भारत की क्या स्थिति थी। भारत से बंधुआ मजदूरों का पलायन हुआ। बंधुआ मजदूर उन्हें कहते हैं जिन्हें किसी खास शर्तों पर किसी खास पीरियड के लिए काम पर रखा जाता है। यहाँ की बोलचाल की भाषा में इन्हें गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था और गिरमिटिया शब्द आया है एग्रीमेंट से, चूंकि इन मजदूरों को एक एग्रीमेंट पर साइन करना होता था, एग्रीमेंट के अंदर काम करना होता था, तो एग्रीमेंट वाले मजदूर थे, जो लोकल भाषा में वो शब्द धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के गिरमिटिया मजदूर बन गया। इन मजदूरों को कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस, फिजी, सीलोन, मलाया आदि देशों में ले जाया जाता था। कुछ को असम के चाय बागानों में भी ले जाया जाता था। इनको बहाल करने वाले जो एजेंट होते थे वे अक्सर झूठ बोलते थे, वे सही बात नहीं बताते थे। वो बताते थे कि बहुत अच्छा काम मिलेगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी रहने को, और यह भी नहीं बताते थे कि उन्हें बहुत दूर ले जाया जाएगा। लेकिन बाद में उन्हें ठग लिया जाता था और बहुत दूर ले जाया जाता था, जहाँ तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती थी, मजदूरी का काम करवाया जाता था और उन पर यातनाएं भी की जाती थी। और ये मजदूर ज़्यादातर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से आते थे, क्योंकि वहाँ पर जो छोटे किसान थे उन पर लगान का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, आर्थिक प्रगति नहीं थी, तो वो उन सब से बचने के लिए और साथ में जाति उत्पीड़न से भी बचने के लिए वहाँ से भागना चाहते थे। तो आज भी आप देखेंगे कि कैरेबियन आइलैंड में, यानी वेस्ट इंडीज़ में, मॉरिशस, फिजी में आपको भारतीय मूल के काफ़ी लोग मिलेंगे। इवन जो फिजी के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो भारतीय मूल के थे। वेस्ट इंडीज़ के कई क्रिकेटर, उनके नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि वो भारतीय मूल के हैं, जैसे रामनरेश श्रवण, शिव नारायण, चंद्रपॉल वगैरह। और ये सब वो जो गिरमिटिया मजदूर गए थे उन्हीं के वंशज हैं। बाद में भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके दबाव के कारण 1921 में बंधुआ मजदूर का सिस्टम समाप्त कर दिया गया। भारत से सिर्फ बंधुआ मजदूर ही नहीं गए, यहाँ के उद्यमी व्यवसायी भी बाहर गए। और ये लोग व्यवसायी जो उपनिवेशी व्यवसायी होते थे या कंपनियां होती थी, उनके साथ साथ आगे चलते चले जाते थे, यूरोप वगैरह के देशों में अपना व्यवसाय करते थे। उनमें से कुछ नाम हैं शिकारी पुरी श्रॉफ, नट्टू कोट्टई चेट्टियार, ये लोग मर्चेंट बैंकर का काम करते थे और इनका बड़ा ही परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था एक जगह से दूसरे जगह पर पैसे भेजने का। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी ये काफ़ी आगे निकल चुके थे और इनके एम्पोरियम यूरोप वगैरह की बंदरगाहों पर भी थे। इस दौरान जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उपनिवेश शुरू हुआ, तो उससे भारतीय व्यापार पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। उसको समझने के लिए इस डेटा को देखना पड़ेगा। 1800 में जो यहाँ से टोटल निर्यात होता था 1800 ईस्वी में, उसका 30% हिस्सा सूती कपड़े का था और यह घटकर 1815 में 15% हो गया। कच्चे कपास का शेयर 5% था निर्यात में 1812 में और यह बढ़कर 1871 में 35% हो गया। इस बीच नील का भी निर्यात होता था और सबसे ज़्यादा निर्यात अफीम का होता था। तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि पहले भारत तैयार माल का निर्यातक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह कच्चे माल का निर्यातक हो गया और इंग्लैंड से तैयार माल भारत में आने लगा। तो चूंकि तैयार माल की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है, तो इसलिए इंग्लैंड के फेवर में बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता था। साथ में अफीम का निर्यात चीन में होता था और उससे जो पैसे आते थे उसका इस्तेमाल ब्रिटेन वहाँ से चाय खरीदने के लिए करता था। और भारत से होने वाले व्यापार से जो अतिरिक्त आय होती थी
उसे होम चार्जेज को चुकता करने में इस्तेमाल किया जाता। होम चार्जेज में कई चीज़ें थी। एक तो था यहाँ जो ब्रिटिश ऑफिसर काम करने आते थे उनके घर वालों को पैसे भेजने होते थे, वह पैसा इसी पैसे में से जाता था। दूसरा होता था किसी दूसरे बाजार में, दूसरे उपनिवेश में अगर ब्रिटेन को घाटा लगता था तो उसकी भरपाई भारत से होती थी, क्योंकि भारत उनके लिए सबसे मुनाफे वाला उपनिवेश था। और व्यापार में ब्रिटेन की स्थिति मजबूत होती चली गई और जो भारत की स्थिति थी, भारत की अर्थव्यवस्था थी, उसकी हालत खराब होती चली गई। इस पार्ट में मैंने बताया कि किस तरह से अफ्रीकी महाद्वीप में उपनिवेशों का विस्तार हुआ, फिर किस तरह से भारत से बंधुआ मजदूरों का पलायन हुआ, गिरमिटिया मजदूर कैरेबियन आइलैंड गए, भारतीय व्यापारी भी विदेश गए, और उपनिवेश आने से भारतीय व्यापार को क्या क्या नुकसान हुआ। तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।